अभी इस वीक में हमने प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स जो है उन्हें कंप्लीट करना है। फिर हमारा जस्ट सैलरी रह जाएगा और उसके बाद हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को देखते हैं। वन ऑफ द ईजीएस्ट साइड ऑफ इनकम है। प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो हमारी कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लैंड की, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, हम बात कर रहे हैं हाउस की। हम इनकी जो है वो क्या कर रहे हैं, सारी डिस्कशंस जो है वो कर रहे हैं कि इनसे हमने देखना है कि हम कौन से इनकम्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, इससे हम इनकम दो तरह से कमा सकते हैं। या तो हम इनको रेंट आउट करके, किराए पे दे के हम इन पे इनकम कमा सकते हैं। नंबर 2, हम इनको डिस्पोज करके, हम इनको सेल करके क्या कर सकते हैं, हम इनकी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। जो हम इसकी सेल करके इनकम कमाएंगे ना, वो पार्ट बनेगी हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का। जो रेंट करके, जो हम किराए पे भेज के इनकम कमाएंगे, वो किसका पार्ट बनेगी? वो हमारा पार्ट बनेगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। तो ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेसिकली अब हम जो सारी इनकम की कैलकुलेशन पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी? वो हमारी रेंटल इनकम जो है हम उनको क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे। सारी कौन सी इनकम है? जो रेंटल इनकम्स हैं। सिर्फ किराए की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो इसका मॉडल जो है वो ये है कि इनकम में से आपने जो आपके एक्सपेंसेस होंगे आपने उसको लेस करवाना है। आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास नेट इनकम जो है वो आ रही होगी। क्या आ रही होगी? आपके पास नेट इनकम जो है वो आ रही होगी। तो ये दो चीज़ें हमने सिर्फ देखनी है कि इनकम में से हमने क्या लेस करवाना है। हमने अपने एक्सपेंडिचर्स लेस करवाने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट इनकम आ जाएगी। ये बड़ा आसान हेड ऑफ इनकम है। सबसे पहले ना हम इसमें देखते हैं कि इनकम में क्या कुछ आएगा, हम उसको यहाँ पे ज़रा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो इनकम में क्या कुछ आएगा, इनकम को याद रखने के लिए ना आप ये एक्रोनिम याद कर लें, डैट इज़ सर्फ। क्या? सर्फ। एस से बनेगा आपका साइनिंग अमाउंट, यू से बनेगा आपका अनएडजस्टेबल एडवांस या अनएडजस्टेबल अमाउंट, आर से बनेगा आपका रेंट रिसीव्ड, और एफ से बनेगा आपका फॉरफिटेड डिपॉजिट। आपके पास सारी इनकम आएंगी, आप इनको जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो आपके पास आएगी, इसको हम कहते हैं आरसीटी, या हम इसको सीआर कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ग्रॉस रेंट भी कह रहे होते हैं। आरसीटी से बनता है आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स, सीआर से बनता है आपका चार्जेबल रेंट। ये इसको हम क्या कह रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई आपके पास इनकम कौन सी आएगी। आपके पास इनकम में साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव और फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो आ रहा होगा। अगर हम इनकी बात करें ना, तो साइनिंग अमाउंट जो है ये भी टोटली टैक्सेबल है, अनएडजस्टेबल अमाउंट भी टोटल टैक्सेबल है, रेंट रिसीव भी टोटल टैक्सेबल है, और फॉरफिटेड डिपॉजिट भी हमारा जो है वो क्या है, टोटली टैक्सेबल है। नो व्हाट इज़ साइनिंग अमाउंट? आपको पेपर में सिर्फ गिवन होगा कि जी आपने साइनिंग अमाउंट जो है पे की है। अब सवाल ये है कि अगर हम इससे पहले आए, तो अगर हम पहले देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
रेंट की, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेनेंसी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, किरायादारी की। किसकी बात कर रहे हैं, किरायादारी की। अब इसको ज़रा हम समझें क्या होता है। तो इसमें दो पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। कितनी, दो पार्टीज़। एक नंबर वन जिसको हम कहते हैं हमारे पास लैंडलॉर्ड है। नंबर टू जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेनेंट कहते हैं। अब लैंडलॉर्ड कौन होता है, मालिक मकान। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारा मालिक मकान का नाम जो है वो है सरफराज। ये मालिक मकान है, इसने किराए पे घर दिया हुआ है और रेंट लेते हैं हम फ़रूख। ठीक है, अब किसकी इनकम है, किसका एक्सपेंस है, जाहिर सी बात है अगर सरफराज ने अपना घर फ़रूख को किराए पे दिया हुआ है तो फ़रूख क्या कर रहा है, सरफराज को रेंट पे कर रहा है हर मंथ। तो ये सारी हम किसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सरफराज की कैलकुलेट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की। तो सारी कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है, हमारी लैंडलॉर्ड के लिए हो रही है, मालिक मकान के लिए जो है वो हम सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब हमने देखना है कि इनकम हमारे पास है कौन सी। तो भाई हमारे पास तो चार इनकम है, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव और फॉरफिटेड डिपॉजिट। साइनिंग अमाउंट क्या होती है, साइनिंग अमाउंट होती है कि आप अगले बंदे को एग्रीमेंट में लाने के लिए पैसे के पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान, खासतौर पर साइनिंग अमाउंट जो आपकी होती है ना, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होती है एज़ कम्पेयर टू घर वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दुकान बड़ी पसंद आई है और उसमें मल्टीपल लोग जो है वो उस दुकान को लेना चाह रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको दुकान मिले। तो मालिक के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो इसको भी रेंट आउट कर सकता है, वो आपको भी रेंट आउट कर सकता है, वो उसको रेंट आउट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बचाने के लिए कि भाई आपने हमें ही रेंट आउट करना है, आप उसे कुछ अमाउंट पे कर देते हैं कि आप सिर्फ हमसे आके एग्रीमेंट करेंगे। तो आप उसको एग्रीमेंट में लाने के लिए कुछ रकम, कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, साइनिंग अमाउंट कहते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा टोकन का, कि आप किराया लेने जाने टोकन पे करते हैं। टोकन का मतलब है भाई हमने पसंद कर लिया, अभी तुमने घर जो है वो हमें ही देना है, हमारे मतलब किसी को नहीं देना, दैट इज़ साइनिंग अमाउंट। ये अगर आप मालिक को पे करेंगे तो ये क्या होगी, आपकी टोटली टैक्सेबल जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अनएडजस्टेबल एडवांस की या अनएडजस्टेबल अमाउंट की। देखिए हम एडवांस की बात करें ना, हमारे पास तो एडवांस दो तरह के हैं। एक है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, अनएडजस्टेबल एडवांस कह रहे होते हैं। एडजस्टेबल एडवांस क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि इट कैन बी एडजस्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर किराए पे लेते हैं और आपने एक घर जो है वो लिया किराए पे और आप कहते हैं कि जी आप रेंट पे कर रहे हैं 50,000 पर मंथ और आपने एडवांस दिया हुआ था 1 लाख रुपया। ये एडवांस जो है ना, दो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं नॉर्मली ये क्या होती हैं कि कल को अगर आपने कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी महीने किराया नहीं देते, तो मालिक क्या करेगा, इस एडवांस में से रकम एडजस्ट कर लेगा। आप कल कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस एडवांस में से रकम जो है वो एडजस्ट कर लेगा। आप बिल पे नहीं करते, वो क्या करेगा, वो इस एडवांस में से रकम जो है वो क्या कर रहा होगा, एडजस्ट कर रहा होगा। तो ये है एडजस्टेबल एडवांस। अगर मैंने एक घर किराए पे लिया हुआ है, मैंने उसको एडवांस भी दिया हुआ है, मैं 2 साल तक रहा उसके पास, मैंने हर महीने का रेंट के ऊपर टाइम के ऊपर रेंट जो है वो पे किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, जब मैं वापस गया उसने घर चेक किया, तो क्या मैंने किसी चीज़ का डिफ़ॉल्ट किया होगा? द आंसर इज़ नो, मैंने किसी चीज़ का डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा। तो मालिक क्या करेगा, मालिक मुझे 1 लाख का 1 लाख जो मैंने दिया होगा वापस कर देगा। इसका मतलब कोई चीज़ उसने एडजस्ट नहीं की। तो ये एडजस्ट कब होगा, जब मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट करूँगा। जब मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट करूँगा, जब मैं कोई कांड करूँगा तभी क्या किया जाएगा, इसमें से रकम एडजस्ट की जाएगी। तो जब ये डिफ़ॉल्ट होगा तब ही एडजस्ट होगा और उसी वक्त इनकम का ये पार्ट बनेगा। तो इसको याद रखिएगा कि व्हेन द अमाउंट
is adjusted, then it will be a part of income। कि जब आप इस एडजस्टेबल एडवांस में से रकम एडजस्ट करेंगे तभी आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। और इनकम का मतलब बोले तो ये किसका पार्ट बनेगी, ये हमारे रेंट का पार्ट बनेगी। इसका पार्ट बनेगी, रेंट का पार्ट बनेगी। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, उसने कोई चीज़ एडजस्ट भी नहीं की, तो आपके इनकम का भी कोई चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद है अनएडजस्टेबल एडवांस, जैसे पगड़ी वगैरह होती है। नाम ही क्या कर रहा है कि भाई इसमें से कोई किसी किस्म की आपकी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होनी। आप इसको आज पे कर रहे हैं, आप 5 साल रहेंगे, जब 5 साल के बाद छोड़ के जाएंगे तो मालिक जो है वो क्या करेगा, आपको सारी रकम जो है वापस कर देगा। जो रिपेयर मेंटेनेंस होगी वो आप ख़ुद करवा देंगे, जो बिल्डिंग तोड़नी होगी, जो कमरा रिमूव करना होगा आप वो ख़ुद करवा के दे देंगे, और मालिक क्या करेगा, आपको आपकी सारी रकम जो है वो वापस कर देगा। इसे क्या कहते हैं, हम अनएडजस्टेबल एडवांस कह रहे होते हैं। अब ये आपके पास इनकम है, किराएदार आया, उसने आपको एडवांस पे किया, एग्रीमेंट हुआ, भाई 5 साल तक आप उसके पास रहे हैं, आपने उसको 20-30 लाख रुपया दिया हुआ था जो उसने बेशक वापस तो करने, लेकिन 5 साल तक उसने इस 20-30 लाख को यूटिलाइज़ किया है, बेनिफिट लिया है, तो इसकी हमने इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, रिमेंबर अगर आपको ये किसी बिल्डिंग का अनएडजस्टेबल एडवांस जो है वो फर्स्ट टाइम मिलता है, मतलब नई बिल्डिंग बनाई, फर्स्ट टाइम किराए पे दी और फर्स्ट टाइम आपको अनएडजस्टेबल एडवांस मिला, तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगी आप उसका लेंगे 1/10, और जो आंसर आएगा आप इसको किस में ऐड करेंगे, आप इसको अपनी प्रॉपर्टी में ऐड कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर किराए पे दिया, आपने उसका एडवांस लिया 10 लाख रुपया, 5 साल के लिए लिया हुआ था, तो आपको जिस साल मिला आप क्या करेंगे, 1/10 लेंगे, तो 1 लाख रुपया क्या करेंगे, आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। ठीक है, रिमेंबर जिस साल किराएदार आएगा हम ऐड करेंगे, जिस साल हम पे करेंगे उस साल हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जब हम पैसे वापस कर देंगे उस साल कोई किसी किस्म का हम ट्रीटमेंट जो है वो इसका नहीं ले रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेशक आपका ईयर एंड 30 जून है और किराएदार 1 जून को आ गया, तब भी हम 1/10 लेके ऐड करेंगे। और बेशक आपका ईयर एंड 30 जून है और किराएदार को आपने अगर 25 जून के पैसे वापस कर दिए, तो जिस साल अमाउंट रिफ़ंड होगी, जिस साल अमाउंट रिटर्न होगी, उस साल नो ट्रीटमेंट। याद रखिएगा ये 2 चीज़ें। और इसके बाद भाई फर्स्ट टाइम एक बिल्डिंग किराए पे दी थी, आया बैठा रहा, अब वो चला गया छोड़ के, तो जाहिर सी बात है आप अपनी बिल्डिंग खाली थोड़ी छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, बिल्डिंग को दोबारा रेंट आउट करेंगे। तो जब आप सब्सिक्वेंटली रेंट आउट करेंगे, जब आप सब्सिक्वेंटली रेंट आउट करेंगे, जब आप बाद में रेंट आउट करेंगे, फिर क्या तरीक़ेकार होगा, फिर जो आपको अमाउंट रिसीव होगी आप लेंगे जी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू टेनेंट, कि जो नया किराएदार है। फॉर एग्जांपल एक किराएदार है, उससे आपने लिया 20 लाख रुपया, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम न्यू टेनेंट दिस वन, इसमें से आप लेस करवाएंगे अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट, कि जो प्रीवियस टेनेंट था जिसने किराएदार दिया था उसके कितने साल आपने अमाउंट का इनकम का पार्ट बनाया। फॉर एग्जांपल इसने 10 लाख दिया था, अब हर साल अपनी 1 लाख रुपये इनकम का पार्ट बना रहे थे और ये 4 साल तक आपके पास रहा, तो 4 साल तक आपने क्या किया होगा, इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया होगा। तो उसने कितनी अमाउंट दी थी, 10 लाख, आपने 10 पे डिवाइड किया और ये कितने साल रहा, 4 साल रहा, तो 4 लाख रुपया आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाया था, आप उसको इसमें से लेस करवा देंगे। लेस करवाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी 1.6 मिलियन। इसका आप लेंगे क्या, 1/10 लेंगे और 1,60,000 जो है जब तक ये वाला किराएदार रहेगा आप अपने इनकम में ऐड करते रहेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपका सब्सिक्वेंट टेनेंट आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर रिमेंबर अनएडजस्टेबल एडवांस अगर आपको लैंड के अगेंस्ट मिला है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एग्जैम्प्ट होता है। सिमिलरली जिस साल रिफ़ंड करेंगे, जिस साल रीपे करेंगे, उस साल भी हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये क्या होता है, हमारा एग्जैम्प्ट होता है।
थर्ड हमारे पास आता है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव का ना हमारे पास एक ही असूल है, वो है कि हमें एक्चुअल रेंट देखना है कि हम कितना ले रहे हैं, या हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। जो इसमें से हायर होगा वही मेरा किसका पार्ट बनेगा, इनकम का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने घर किराए पे दिया 2 लाख रुपये पर मंथ के ऊपर, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है 2.5 लाख रुपया है, तो कहेंगे भाई क्यों दिया सस्ता आपने, तो टैक्स वाले किसको लेके चलेंगे, 2.5 लाख रुपये को ही अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। और एंड पे आता है हमारे पास फॉरफिटेड डिपॉजिट, जो है ना वर्ड फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है बेसिकली कब्ज़ा करना। क्या करना, कब्ज़ा करना, कन्फिस्केट कर लेना। नाउ व्हाट इज़ फॉरफिटेड डिपॉजिट, कि आपने एग्रीमेंट किया एक फॉर सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया जी आपने, आप 1 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अगले बंदे ने आपको 30 लाख रुपया जो है वो उसका एडवांस जमा करवा दिया, और बाकी उसने कहा रिमेनिंग 70 लाख रुपया जो है वो मैं आपको 30 दिनों में या 90 दिनों में पे कर दूंगा। इस तरह से एग्रीमेंट होता है। अगर वो रिमेनिंग टाइम पे रिमेनिंग पेमेंट कर दे तो ठीक है, प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन अगर 90 दिन पूरे हो जाएँ और उसने आपको पेमेंट ना की, फिर ये वाली अमाउंट जो है इसे आप क्या कर लेंगे, कन्फिस्केट कर लेंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका फॉरफिट डिपॉजिट। जैसे आपने अक्सर इसका उर्दू में नाम सुनते हैं बयाना, कि जी हम प्रॉपर्टी का बयाना पकड़ाए हैं, अब हमने रिमेनिंग पेमेंट करनी है, तो रिमेनिंग पेमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी आपकी हो रहेगी। अगर आपने रिमेनिंग पेमेंट ना की तो जिसको बयाना दिया होगा वो बयाना क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और जब अपने पास रखेगा तो वो उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरफिटेड डिपॉजिट कह रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी किसके बारे में है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम की कैलकुलेशन है, कि इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी इनकम जो है उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। गॉट इट। एक दफ़ा देख लें, नोट कर लें, फिर हम इसके एक्सपेंसेस के ऊपर जाते हैं। एक्सपेंसेस देखते हैं क्या हैं क्या नहीं है।
चलें जी आगे चलते हैं। और आगे हम अब इनकम की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं बेसिकली एक्सपेंडिचर्स की, जो हमने लेस करवाने हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इसमें हम जो लेस करवाते हैं उनको हम कहते हैं एडमिसिबल रिडक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले जो लेस करवाते हैं वो हैं हमारे रिपेयर्स, इसको हम क्या कहते हैं रिपेयर अलाउंस कहते हैं। और ये हमारा मैंडेटरी होता है, पेपर में गिवन है या नहीं गिवन, आप इसको हमेशा क्या करेंगे लेस करवाएंगे। क्या करेंगे? हमेशा लेस करवाएंगे। ये रिपेयर किसके अगेंस्ट लेस होगी? सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है सिर्फ उसके अगेंस्ट ही आप क्या करेंगे रिपेयर लेस करवाएंगे। अगर लैंड को रेंट आउट किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट कभी भी आप कोई किसी किस्म का इसको लेस नहीं करवा रहे होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका असूल क्या होता है कि आप हमेशा लेते हैं 1/5 ऑफ RCT। ये आपने कैलकुलेट किया RCT, आप इसका 1/5 लेंगे, जो जवाब आएगा आप उसको लेस करवा देंगे। एक्चुअल रिपेयर्स उसने पेपर में गिवन भी किए हों तो वो आपने क्या करना है हमेशा इग्नोर करना है। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल रिपेयर्स जो हैं वो हमेशा इग्नोर हो जाएंगे। नंबर 1 आपने करना है, आपने RCT कैलकुलेट किया होगा, उसका आप 1/5 लेंगे और 1/5 लेके आप क्या करेंगे उसको हमेशा लेस करवाएंगे। वो ज़्यादा आता है वो कम आता है, बट हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में हमेशा वही लेस करवाना है। इसके बाद आप एक्सपेंसेस में पूरा जो उसका फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस फॉलो नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने हमेशा 1/5 ऑफ RCT सबसे पहले लेस करवाना है। उसके बाद जो है वो क्या करवाने हैं आपने हमेशा जो है वो दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाने हैं। तो रिपेयर जो हैं वो क्या हैं आपके सबसे पहले लेस होने वाले होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं हम रिपेयर लेस करवा रहे होते हैं, चीज़ आपने याद करना है। उसके बाद आप सीक्वेंस बिगाड़ दें कोई मसला नहीं है। सेकंड है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। पास्ट पेपर में एक सवाल है सितंबर 2016 का, जिसमें उसने आपको बिल्डिंग के अलावा प्लॉट की इंश्योरेंस दी हुई है, वाटर लॉगिंग वगैरह की, वो इंडिविजुअल है। ये इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट है? सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। किसके अगेंस्ट है? बिल्डिंग के अगेंस्ट है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी टैक्सेस पे कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, लोकल टैक्सेस हो गए, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए, ये सारे आप क्या करवाएंगे आप इन्हें लेस जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ग्राउंड रेंट पे किया है वो भी आप लेस करवा दें। ग्राउंड रेंट क्या होता है कि आपने प्लॉट किराए पे लिया, आपने खुद बिल्डिंग बना दी है, बिल्डिंग किराए पे दे दी है, अब आप उसका रेंट जो पे कर रहे हैं, आप रेंट प्लॉट का पे कर रहे हैं, वो ग्राउंड रेंट होता है, आप जब वो पे कर रहे होंगे वो भी क्या होगा आप लेस करवाएंगे। उसके बाद है कोई भी प्रॉफिट जो आप पे कर रहे हैं या पेएबल है बाय अ पर्सन, किसके लिए? उस लोन के लिए जो आपने ऑब्टेन किया था फॉर दैट बिल्डिंग दैट प्रॉपर्टी। मतलब आप एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए अगर आप बैंक से या किसी से भी लोन लेते हैं, आप बैंक से लोन ले लें, आप दोस्त से लोन ले लें, आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लें, आपने किसी से भी अगर लोन लिया है और आप अगर उस लोन से प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहे होंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, आप उसे भी क्या करवा लेंगे यहाँ पर आप उसको एक्सपेंस आउट करवा रहे होते हैं। और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया होता है तो उसका रूल होता है एक्चुअल रेट और बेंचमार्क रेट विच एवरेज हायर वो लेस होते हैं। सिमिलरली अगर आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन HBFC से या अगर किसी भी स्केजुअल बैंक से अगर आपने कोई लोन लिया है, आप जो उनको रेंटल शेयर्स पे कर रहे होते हैं आप उनको भी क्या करवा देंगे लेस करवा देंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी अपने कोई मॉर्गेज करवाई हुई है, गिरवी रखवाई हुई है, उसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चार्ज पे कर रहे हैं, आप उसको भी क्या करवाएंगे लेस करवाएंगे। तो इनको आपने रीड आउट करना है, ये क्राइम नहीं करने ये वाले। उसके बाद कोई भी एक्सपेंडिचर
विच इज़ होली एंड एक्सक्लूसिवली इज़ फॉर द प्रॉपर्टी, जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है, या कोई भी ऐसी डिडक्शंस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए या कलेक्शन चार्जेस हो गए जिनका ताल्लुक़ सिर्फ किसके साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, आप उनको भी लेस करवा सकते हैं। लेकिन इनके लिए रूल क्या होगा, ये जो हमारे प्रॉपर्टी के चार्जेस होंगे इनके लिए हम रूल लेते हैं कि हम लेंगे एक्चुअल चार्जेस कि हमारे एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, और लेंगे हम 4% ऑफ RCT। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी हम उसे क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के चार्जेस हो सकते हैं, रेंट कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो हो सकते हैं। जो लोअर अमाउंट होगी हम उन्हें ही क्या करवाएंगे, लेस जो है वो करवा रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें लीगल एक्सपेंसेस की, तो लीगल एक्सपेंसेस सिर्फ वो लेस होंगे जो प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, आपके प्रॉपर्टी पे केस हो गया, उसका लीगल टाइटल डिफेंड करने के लिए अगर आप खर्चात कर रहे हैं, वकील को दे रहे हैं, तो आप उसे क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। उसके बाद है आखिरी, और ये कंडीशन वही है जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में बैड डेट्स की पढ़ के आए थे, सेम वही कंडीशन है, और ये है अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब है बैड डेट्स, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, आपको रेंट जो है वो नहीं मिला, अब आप उसको बैड डेट के तौर के ऊपर एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपके टेनेंसी जो किराएदारी का एग्रीमेंट था वो क्या होना चाहिए, वो बोनाफाइड होना चाहिए, कि उसमें कोई बदनीयत ही नहीं बल्कि नेक नीयत ही होनी चाहिए। दूसरा, वो जो बंदा था उसने क्या कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दी है। अगर प्रॉपर्टी खाली नहीं की तो आपने प्रॉपर्टी खाली करने के तमाम जो स्टेप्स हैं वो इनिशिएट भी कर दिए। थर्ड, वो जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर भी ना हो। वो ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी भी उसने कब्जे में ली हुई है, इसका रेंट नहीं पे कर रहा और उसने बाकी प्रॉपर्टीज़ आपकी इसमें बैठा हुआ, ऐसा ना हो, बल्कि वो किसी भी प्रॉपर्टी में ना हो। और आप उसके अगेंस्ट तमाम रीज़नेबल एक्शंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, केस करवा दिया है, आपने उसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं, आप रेंट रिकवर करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। अगर और आखिरी कि आपने इस रेंट को अपनी इनकम का भी पार्ट बनाया है। अब इनकम का पार्ट का मतलब क्या कि भाई पिछले साल उसने रेंट आपको नहीं दिया, 2024 में हमने 12 महीने के लिए बिल्डिंग अपने रेंट आउट की थी, लेकिन उस भाई साहब ने सिर्फ आपको 10 महीने का रेंट जो है वो पे किया, 2 महीने का उसने रेंट आपको पे नहीं किया। तो लेकिन आप तो 10 महीने की नहीं, आप 12 महीने की इनकम पे टैक्स देके बैठे हैं। प्रीवियस ईयर्स को आपने क्या किया, आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाया। अगले साल सारे कंडीशन फुलफ़िल होंगे तो फिर इसे क्या करेंगे, आप बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर रहे होंगे। तो ये सारे वही कंडीशंस हैं जो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में बैड डेट के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये आपकी पूरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। जैसे सवाल है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मुबीन फॉर टैक्स ईयर 2021। मिस्टर मुबीन ऑन द प्रॉपर्टी एट गुलबर्ग लाहौर। द सेट प्रॉपर्टी वॉज रेंटेड आउट टू असद एट अ रेंट ऑफ ₹1,75,000 पर मंथ। असद लेफ्ट द प्रेमिसेस ऑन 31 जनवरी। असद 31 जनवरी को छोड़ गया। Asad had paid a sum of rupees 3 lakh as an unadjustable advance in tax year 2018. Mr. Mubin returned the said advance on his departure. The said amount remained vacant in the month of February 2021. Thereafter, Gulzar has taken the possession of the said property at the monthly rent of rupees 2,20,000. The tenant has paid a sum of rupees 3.5 lakh as security. Mr. Mubin ने ये expenses किए हैं, इंश्योरेंस, टैक्स, सैलरी, बैंक चार्जेस, फ़ी टू लॉयर है, उसकी इनकम सैलरी और बिजनेस उसने हमें गिवन की है। तो अब इसकी हम अगर निकालें, तो अगर हम बात करें रेंट की, तो रेंट इसको मिला है बेसिकली सबसे पहले असद से। असद इसको पे कर रहा था 1,75,000 पर मंथ, इतना 1,75,000 पर मंथ पे कर रहा था, और वो 31 जनवरी को छोड़ गया। तो कितने महीने का आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ्स का। तो 175 इंटू 7 करें, क्या आता है, 1,225,000। फिर आपने बाद में दीजिए गुलजार को 1 महीने के बाद फरवरी में हमारे पास खाली रही है, तो गुलजार से मिला आपको 2,20,000। 2,20,000 वो आया मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। तो ये कितना बना, 2,20,4 88। आप इसको यहाँ पे जमा कर देंगे। फिर हम लेंगे अनएडजस्टेबल अमाउंट। अब देखिए गुलजार ने आपको दिया है 3.5 लाख रुपया, ये अनएडजस्टेबल अमाउंट का, लेकिन असद से लिया था आपने कितना, 3 लाख रुपया।
और उसको आपने 10 पे डिवाइड किया। अब आप उसको प्रीवियसली कितनी इनकम में बना चुके हैं, वो 18 में आया था, 18 में ऐड किया, 19 में ऐड किया, 20 में ऐड किया, 21 में जा रहा है। जिस साल पे करें उस साल तो नहीं आएगा, तो 3 साल आपकी इनकम का पार्ट बना है, तो ये आ गया 90,000। 3.5 लाख 90,000 लेस किया, कितना आंसर आया, 2,60,000। इसका आप लेंगे 1/10 तो आ जाएगा 26,000 रुपया। ये बनता है अनएडजस्टेबल अमाउंट का। ये आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका RCT कितना बनता है, बताएं। 2131 अब इसमें से आप एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा रिपेयर तो हमेशा 1/5 है, सवाल में गिवन है या नहीं गिवन। आप 2131 का 1/5 लेंगे, क्या आते हैं आंसर, 426,200। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 180, आप ये भी लेस करवा देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है 80,000 का, आप ये भी लेस करवा देंगे। अब ये कलेक्शन चार्जेस हैं, ये 80,000 है, दोनों को जमा करेंगे और लेंगे आप 4% ऑफ RCT। तो आपके पास RCT है 2131,000, इसका लेंगे 4%, कितना आता है, तो लोअर 80 ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे 80 ही लेस करवाएंगे। और ये लॉयर को जो फ़ी पे की है रेंटल एग्रीमेंट की, ये लेस नहीं हो सकती, तो इसको करवाएंगे। आपके पास आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, कितनी बनती है, 860, गलत है। 2131,000 में से 426,200 लेस किया, 180 लेस किया और 160 लेस किया, कितना आता है, 136 ये अब यह बनेगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बन रही होगी, ठीक है। चलो वो आप लोगों का मसला है। इसके बाद है कॉनरशिप। ये हमने AOP में डिस्कस कर ली थी। जब हमने AOP की टैक्सेशन देखी थी, हम वहाँ पे देख के आए थे कि अगर शेयर सर्टेन है तो हम इनकम दे देंगे मेंबर्स को, वो खुद ही टैक्स पे करें। बट शेयर अगर सर्टेन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दूसरे कप में लगा दें मुझे, हम दूसरे कप में लगा देंगे। अगर शेयर सर्टेन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको AOP के तौर पर ट्रेड करेंगे। ये हमने बड़ा तफसील में जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद है ये चीज़ याद रखना कि ये तो हमने प्रॉपर्टी की बात करी है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी की इनकम ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक तो प्रॉपर्टी से है बट वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहले है एग्जेम्प्ट इनकम, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, बेच रही हैं, तो किसका पार्ट बनेगी, कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी। उसके अलावा अगर आप सबलेट करते हैं प्रॉपर्टी को, या अगर आपको उसके साथ इम्यूनिटीज़ यूटिलिटीज़ वगैरह मिल रही होती हैं, या प्रॉपर्टी को वैकेट करने के पैसे ले रहे होते हैं, तो ये किसका पार्ट बनेंगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगी। अगर आप बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, आप प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट बनेंगी, आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बन रही होगी। तो हर दफ़ा प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी आपका इनकम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि एग्जाम्प्ट भी हो सकती है, कैपिटल गेन में भी जा सकती है, अदर सोर्स में भी जा सकती है और बिज़नेस में भी ट्रीट कर सकते हैं। रूल यही होगा, जिनको इनमें से इनकम रिसीव होगी एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम जो है वो आ रही होगी। उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको क्रैम करना है आपने। सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, वो इनकम जो इन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी, कि इनकम जो है वो आपने लैंड से कमाई है, नंबर 1, लैंड पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और ये आप इनकम रेंट की फॉर्म में कमा रहे हैं या रेवेन्यू की फॉर्म में कमा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कह रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें, इनकम लैंड से कमानी है, लैंड पाकिस्तान में हो, इनकम रेवेन्यू या रेंट की फॉर्म में हो, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, हम उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते।
अब हमारे पास है एग्रीकल्चर इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए। तो नंबर 1 इनकम ऑफ द कल्टीवेटर, जो काश्तकार है वो, या जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, मतलब जिसने ठेके पे ज़मीनें दी हुई हैं, भाड़े पे ज़मीनें दी हुई हैं, उसको उसका रेंट मिल रहा है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश मिले, चाहे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स मिल रहा हो, वो क्या होता है, वो उसका एग्जाम्प्ट होता है। बट यहाँ वर्ड इस्तेमाल है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फर्दर प्रोसेस, कि आपने कोई फर्दर प्रोसेस नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप किसान हैं, आपने गंदम उगाई, गंदम बेच दी, एग्जाम्प्ट है। बट वही गंदम मिल में गई, आटा बन गया, तो आटा बन गया तो उस पर फर्दर प्रोसेस हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, के जो काश्तकारों से सामान लेके मार्केट में लेके जा रहे होते हैं, या उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर जो हैं वो रेंट पे दिए जाते हैं, हार्वेस्टर जो हैं वो रेंट पे दिए जा रहे होते हैं, इनकी जो इनकम है ये ट्रॉलियों वगैरह की होती है, ये क्या है, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, ये भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट ही होगी। और थर्ड जो है कि भाई देखें एक खेत है, ज़्यादा भाई खेत है, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, वो तो एग्जाम्प्ट ही है। बट बिल्डिंग की इनकम भी एग्जाम्प्ट हो सकती है, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट कर सकते हैं। कब, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्या, बिल्डिंग इज़ ओन्ड बाय कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, कि उसकी मलकियत या पोजेशन किसके पास हो, काश्तकार के पास हो, या जिसको रेंट मिलना उसके पास हो। बिल्डिंग इज़ सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, कि जो खेतों के बिल्कुल साथ जो है वो बिल्डिंग है। जैसे आप कहते हैं ना ये बाड़े बने होते हैं, ये आप इसे कह सकते हैं, या डेरे जो बने होते हैं खेतों के बिल्कुल साथ, उसकी बात हो रही है। और आप इस बिल्डिंग को एज अ डिवेलिंग हाउस के तौर के ऊपर, या इस बिल्डिंग को एज अ स्टोर हाउस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका जो रेंट आपको मिलेगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो हमारी ख़त्म होती है। आप देखेंगे तो इसके एंड के ऊपर सारी समरी शीट, न्यूमेरिकल शीट मिली पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ था कि अगर आप कोई आज एक्सपेंस क्लेम करते हैं, अगर वो पेएबल है, आपने 3 सालों में पे करने हैं, अगर पे ना किया तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसके रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ी थी। सिमिलरली एक्सपेंसेस अगर कोई ऑनर के लाइबिलिटी हैं, अगर टेनेंट ने पे कर दिया तो वो भी हम क्या करेंगे, ऑनर की इनकम में ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी की इनकम कंप्लीट होती है। ये समरी शीट बुक के एंड पे गिवन है, चैप्टर के एंड के ऊपर। आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जब हमारा कैपिटल गेन और अदर सोर्स हो जाएगा, फिर हम इनके कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे होंगे। ठीक है।